म्यूजिक, संगीत दिलों से दिलों को जोड़ता है। संगीत की कोई भाषा नहीं है। संगीत दुनिया भर में माना जाता है। संगीत खुद एक भाषा है जिसको पूरी दुनिया मानती है। म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज माय डियर फ्रेंड्स। सो हेलो, हाय एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो वक्त आ गया है बी हाइव के अगले चैप्टर को पढ़ लेने का, समझ लेने का। और म्यूजिक का ना अंदाज आज इसीलिए है क्योंकि हमारा जो लेसन है उसका नाम ही है द साउंड ऑफ म्यूजिक। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों ये, द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो अब समझ आया कि म्यूजिक आना अंदाज क्यों था। और मेरे बच्चे, मेरे स्प्रिंट वासी ये जानते हैं कि इस लेसन में 2 पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स में हम कुछ दिग्गज कलाकारों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने म्यूजिक में अपनी एक अछूत छाप छोड़ दी है, वो मिटाई नहीं जा सकती। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू गेट मोटिवेटेड टुडे एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक। सो बिना देर करे चलिए जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है खास इस लेसन में। तो बच्चों, मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा लेसन है ना, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और दोनों ही पार्ट्स में बोथ ऑफ देम डील विद एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और ना ही सिर्फ म्यूजिक से, बल्कि जैसे कि मैंने कहा दिग्गज कलाकार, ऐतिहासिक जिन्होंने नाम कमाया है, लेजेंडरी म्यूजिशियंस। जी हाँ, सो अबाउट द लेजेंडरी म्यूजिशियंस। एक पार्ट में एक म्यूजिशियन के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में दूसरे म्यूजिशियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिन्होंने अचीव की है बहुत सारी एक्सीलेंस, नाम, शोहरत, फेम, पैसा, सब कुछ उन्होंने कमाया है इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो ऐसे 2 कलाकारों के बारे में हम जानने वाले। तो दोनों इमेजेस देखो और बताओ पहले पार्ट में कौन होगा और दूसरे पार्ट में कौन। सभी जानते हैं सबसे पहले एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि पार्ट 1 में होगी। एवलिन ग्लिन इनका नाम है। और इन्हें कौन नहीं जानता, पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं खां साहब के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। जी हाँ, सही सुना आपने। शहनाई, ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले जिसका नाम दिमाग में आता है वो यही है। इन्होंने हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। तो चलिए बिना देर किए दोनों की लाइफ के बारे में जानते हैं, दोनों ने कितनी दिक्कतें फेस की ये जानते हैं और फिर हम जानेंगे कि इन्होंने म्यूजिक में कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है भाई, देखना, नाम सुनते ही मजा आ जाएगा। एवलिन ग्लिन इस लड़की का नाम है। शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कितनी बड़ी बात है, वो सुन नहीं सकती बेटा, पर वो म्यूजिक की समझ है उन्हें। कैसे? इम्पॉसिबल लग रहा है ना, जो सुन नहीं सकता वो म्यूजिक का काम कैसे कर सकता है। सोच कर ही बहुत आश्चर्य हो रहा है, बट यस, ये आश्चर्य, ये सरप्राइज ही नहीं, इस बच्ची ने, एवलिन ग्लिन ने, करके दिखाया है। तो चलिए एवलिन ग्लिन की जर्नी जानते हैं और मैं आपको इनके बारे में जितनी बातें जानना ज़रूरी है एटलीस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो सारी आपको बताने वाली हूँ। तो बिना देर करे जानते हैं, एक ओवरऑल आइडिया इस लेसन के बारे में ले लेते हैं और हर इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात आप तक पहुँच जाएगी। लेट्स बिगिन। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची जो अराउंड 17 ईयर्स की थी, वॉज वेरी नर्वस। वो ना नर्वस होके खड़ी थी। कहाँ पर? रेलवे प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, ट्रेन का वेट कर रही है। ठीक है, फॉर द कमिंग ट्रेन। जैसे जैसे ट्रेन उसके नज़दीक आ रही है उसकी नर्वसनेस बढ़ रही है। शी इज़ फीलिंग द वाइब्रेशंस। अब आप बोले मैम ये बच्ची क्यों इतना डर रही है, किस बात की नर्वसनेस है भला? इसीलिए क्योंकि उस दिन इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। दिमाग में फिट कर लो इस बात को। ये बच्ची कहाँ जा रही थी, उसका पहला दिन था। लेसन की शुरुआत होती है, एक लड़की खड़ी है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए, घबराए हुए। क्यों? क्योंकि आज उसका पहला दिन है। जी हाँ, पहला दिन है। कहाँ पर? ये याद रखना, पेपर में लिखना पड़ेगा। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि है लंदन में, उसका पहला दिन है वहाँ पर। अब देखो, ये बात आपने सुनी, एवलिन ग्लिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो बच्ची सुन नहीं सकती वो कहाँ पहुँच गई है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, लंदन में पहुँच गई है। तो सोचो कैसी जर्नी रही होगी इसकी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये बच्ची। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, ध्यान रखो, एवलिन ग्लिन ये लड़की है, मैं कह रही हूँ सुन नहीं सकती, इट मीन शी वॉज डेफ। शी वॉज डेफ। क्या वो पैदाइशी डेफ थी या बचपन से ही डेफ थी? कब पता चला कि वो डेफ थी? किसने उसे सपोर्ट किया? कैसे वो यहाँ तक पहुँची? अब ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। देखिए, शी वॉज फेसिंग ए बिगर चैलेंज इन लाइफ। ओके, क्योंकि वो डेफ थी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी ना।
एवलिन ग्लेन वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड। कहाँ की है ये बच्ची? ये है स्कॉटलैंड से। एवलिन ग्लेन इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। एवलिन लॉस्ट हर सेंस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअली एट ए यंग एज। तो मैं बताना चाहूंगी वो पैदाइशी बहरी नहीं थी, शी वॉज नॉट डेफ, प्रोफाउंडली, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी वैसे वैसे उसको सुनना कम होता चला गया, और एक टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। तो पैदाइशी नहीं थी, ये बात याद रखना। ओके, शी वॉज लॉस्ट हर सेंस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअली एट ए यंग एज। धीरे धीरे उसकी जो सुनने की शक्ति है वो कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गई, प्रोफाउंडली डेफ थी वो। ओके, इट वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर। पता किसको चला भाई इसके बारे में? सबसे पहले उसकी मदर ने नोटिस किया। जब स्टेज पे उसको बुलाया गया तो सुना ही नहीं। उसकी मम्मी को लगा अरे ये क्या बात हुई भला। 8 साल की उम्र में, जी हाँ 8 साल की उम्र में उसकी मॉम ने ये नोटिस किया कि भाई बच्ची को क्या हुआ, उसने सुना क्यों नहीं, स्टेज पर जब उसका नाम लिया गया तो आई क्यों नहीं। तो तब उन्हें एहसास हुआ कि भाई बच्ची सुन नहीं पा रही है क्या। ठीक है, फिर क्या हुआ, एवलिन ने छुपाया, मैनेज किया किसी तरह, कुछ वक्त उसने निकाला क्योंकि उसको शर्म की बात लगती थी। एवलिन मैनेज टू हाइड हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी वक्त तक वो ना मैनेज कर पाई अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के सामने, काफ़ी वक्त तक। बट व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की उम्र में पता चल चुका था। ठीक है, पहले उसकी मम्मी को शक हुआ, बट 11 साल की उम्र में सबके सामने, जी हाँ सबके सामने पता चल गया क्योंकि उसको स्टेज पर बुलाया गया और वो आई नहीं। ठीक है, देखिए परफॉर्मेंस इन द स्कूल बिकेम वर्स। धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे उसकी जो डेफनेस है बढ़ती 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 बिल्कुल वो डेफ हो गई थी और लोग समझने लगे थे। हर हेड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। माँ को शक तो था ही, पर वो किसी तरह मैनेज हो रहा था। बट स्कूल में सबको पता चल गया 11 साल की उम्र में, और उन्होंने घर वालों को बुलाया और बोला इसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ, बच्ची में कोई डिफेक्ट है, स्पेशलिस्ट को दिखाओ। और तब स्पेशलिस्ट ने कंफर्म किया, स्पेशलिस्ट कंफर्म्ड हर डेफनेस ड्यू टू ए ग्रेजुअल नर्व डैमेज एंड आस्क्ड हर पेरेंट्स टू गेट हर फिटेड विद द हियरिंग एड्स। तो 11 साल की उम्र में जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए, स्पेशलिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि भाई शी इज़ डेफ, अब आपको इसको हियरिंग एड्स पहनाने पड़ेंगे, इसको हियरिंग एड्स पहनाने पड़ेंगे। ठीक है, ही ऑल्सो टोल्ड देम टू सेंड हर टू द स्कूल फॉर द डेफ। और ये भी कहा वो डेफ है, हियरिंग एड्स पहनाइए, और इतना ही नहीं बल्कि कहा कि इसको नॉर्मल स्कूल में मत भेजिए, ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ डेफ बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। डॉक्टर ने साफ साफ ये कंफर्म किया कि बच्ची डेफ है, कंफर्म्स द डेफनेस। कौन सी साल की उम्र में बेटा? 11 ईयर्स में, डॉक्टर के पास। मदर को 8 साल की उम्र में पता चल गया था, मदर को 8 साल की उम्र में पता चल गया था। मदर को 8 साल की उम्र में पता चला और डॉक्टर ने 11 साल की उम्र में कंफर्म किया। ठीक है, याद रखना ये ईयर्स बहुत काम आएंगे, एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो चलिए फिर सबको पता चल गया कि बच्ची डेफ है। अब क्या होगा बेटा? ये बच्ची को जब पता चला कि वो डेफ है, उससे पहले इसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, इसकी ज़िंदगी म्यूज़िक थी, इसका पैशन म्यूज़िक था। तो जब अचानक से किसी को ये पता चलता है कि तुम बहरे हो, पहाड़ टूट पड़ेगा। वो दुख का हम सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वही हुआ एवलिन के साथ। शी वॉज वेरी 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 सैड एंड डिप्रेस्ड, बट यू नो म्यूजिक वॉज अ पैशन। देखिए, डिस्पाइट हर डेफनेस, वो डेफ होने के बावजूद भी एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। क्योंकि वो बचपन से डेफ नहीं थी, उसका जो इंटरेस्ट था ना चीज़ों के प्रति, उसको बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि नहीं मुझे ये करना है। सी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, वो चाहती थी उसको कंटिन्यू करे। पर कैसे यार? चाहते तो लोग बहुत कुछ है, पर किसे मिलता है? सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर? सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। जी हाँ, यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। देखिए, इस बच्ची ने डिटर्मिनेशन दिखाया अपने इंटरेस्ट के प्रति, और फिर म्यूजिक कैसे इसकी जिंदगी में आगे बढ़ा मैं बताती हूँ आपको। डेफनेस के बाद वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार होता है, वायलिन होता है, हारमोनियम होता है, वैसे जाइलोफोन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसने जाइलोफोन बजाते हुए एक लड़की को देखा और उसने सोचा कि मुझे सीखना है। शी डिसाइडेड टू लर्न टू प्ले इट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज एवलिन। ऑब्वियसली जब वो बोल रही है मैं इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूंगी तो सब ने उसको डिस्करेज किया, ज़्यादातर टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया। क्या बात कर रहे हो बेटा, नहीं हो पाएगा। बट द परकशनिस्ट, एक बहुत ही खास
बंदे थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स। पर्कशनिस्ट मतलब जो बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है ना, उसको पर्कशनिस्ट कहते हैं। इन्होंने इस बच्ची के अंदर के पैशन को, इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया और इन्हें सपोर्ट किया, उसके पोटेंशियल को समझा। ठीक है, रॉन फॉब्स रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, ही सपोर्टेड एवलिन इन अचीविंग हर गोल। तो जाइलोफोन सीखने की जो इच्छा जाहिर की थी एवलिन ने, उस इच्छा की इज्जत की, उसे समझा, उसे मोटिवेट किया रॉन फॉब्स ने। वो भी एक बहुत अच्छे परकशनिस्ट थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो जब हर बंदा ना 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 कह रहा हो, निराशा के बादल जब छाए हों, और तब आशा की किरण जब नजर आए, वो आशा की किरण बनकर आए एवलिन की जिंदगी में, रॉन फॉब्स। सो रिमेंबर हिज मोटिवेशन, ओके। जिसने इसको एनकरेज किया, सपोर्ट किया, उन टीचर का नाम है रॉन फॉब्स, जो कि परकशनिस्ट थे। बच्ची के अंदर के टैलेंट को समझा, पोटेंशियल को समझा। फिर क्या हुआ? फिर वो बच्ची रुकी नहीं, क्योंकि उसे वहां से, रॉन फॉब्स से वो तरीका समझ आया कि वो म्यूजिक को कैसे फील करे। देखिएगा जरा, ही टोल्ड हर टू लिसन इट नॉट थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे। तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे ना, बट बाकी बॉडी तो है, सेंस करो, फील करो। सो उन्होंने समझाया एवलिन को कि बेटा, आप हियरिंग से ही सुना जाए, समझा जाए जरूरी नहीं, अपनी बॉडी के ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से आप सेंस कर सकते हो म्यूजिक को। देखिएगा, उन्होंने बड़े समझदारी से कहा। एवलिन सेड दैट सडनली शी कुड फील द हायर एंड लोअर ड्रम्स डिफरेंटली। जब ड्रम बजता है ना, तो उसकी बॉडी में ना अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग उसको एक वाइब्रेशन महसूस होती थी। धीरे ड्रम बजता था तो अलग, हायर नोट्स बजते थे तो अलग। सो जी हाँ, परकशनिस्ट रॉन फॉब्स ने इस बच्चे के अंदर वो एक तरीका समझाया कि कैसे तो फील कर पाएगी म्यूजिक को। सडनली एवलिन रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। समझ रहे हो बात को? जो जब हायर ड्रम बजता तो उसको अलग पता चलता, और लोअर ड्रम बजता तो अलग पता चलता। हायर ड्रम के लिए वेस्ट अप, ऊपर उसको सेंसेशन महसूस होती, और लोअर ड्रम के लिए बॉडी वेस्ट के नीचे। अब she discovered, उसने डिस्कवर किया that she could sense the vibrations in different parts of her body। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से नहीं, उसने अपनी पूरी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स का फ़ायदा उठाया, समझा उसने, उसको देखा कि मतलब वो ना म्यूज़िक को फील कर पा रही है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में। और यहाँ से उसकी शुरुआत हुई इस जर्नी की, कि वो कैसे साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को महसूस करने लगी इन हर बॉडी ड्यू टू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। और फिर आगे बच्ची ने फिर ऐसा नाम कमाया कि कभी मुड़कर ही नहीं देखा। एवलिन ने फिर शी जॉइंड अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा सभी जानते हैं, ग्रुप ऑफ बैंड वाले होते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुत सारे लोग मिलके बजाते हैं, ना 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 ऐसे करते हैं ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके बजाते हैं। एंड टूर द यूनाइटेड किंगडम विद देम। तो उस ऑर्केस्ट्रा को, बैंड को ज्वाइन कर दिया, और उनके साथ वो कहाँ गई? यूके, यूनाइटेड किंगडम। व्हेन शी वाज 16, जब वो 16 साल की थी, शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तब तक वो सीख ही रही थी, ठीक है, बट 16 साल की उम्र में उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ढूंढ लिया है, मेरा गोल ढूंढ लिया, और मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक ही मेरी ज़िंदगी है, वही मुझे चाहिए। शी अंडरस्टूड दैट म्यूज़िक इज़ हर लाइफ। ठीक है, म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाने का उसने डिसीजन ले लिया। उसने ऑडिशन किया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। तो बेटा, जब बहुत बड़ी जगह पर आप अपना सिलेक्शन के लिए भेजते हो ना, तो बहुत प्रेशर होता है। बड़े बड़े परकशनिस्ट ने अपनी एंट्री वहाँ पर भेजी, ऑडिशन करा, और इस बच्ची का ऑडिशन का जो रिजल्ट था, वो आज तक की हिस्ट्री ऑफ रॉयल म्यूज़िक एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो देखा, जो बच्ची सुन नहीं सकती, उसने कमाल कर दिखाया, उसने सीखा, पीछे पड़ी रही, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखे। समझ रहे हो आप? शी ग्रेजुअली लेफ्ट द ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस। फिर वो बच्ची अकेली नहीं, मतलब पहले झुंड में काम करती थी, सबके साथ काम करती थी, ठीक है, और उसे लोगों की ज़रूरत थी, ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, और फिर वो अकेले सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी व्हेन शी स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट, राइट? So at the end of a 3-year course, 3 साल का कोर्स था वहाँ पर, she had received most of the top awards। तो जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसने 3 साल का कोर्स किया, उसको बहुत सराहा गया, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ऑब्वियसली यार, जब आप में कोई बात हो, आप में टैलेंट हो, फिर आपको कोई नकार ही नहीं सकता, आपको वो इज्जत, शोहरत, फेम, रिस्पेक्ट, अवार्ड सब मिलते हैं। वही हुआ एवलिन ग्लेन के साथ। उसका जो स्ट्रगल था, from not able to hear and understand music to feeling through vibrations and sounds through her sense organs,
टू अ लेवल ऑफ अटेनमेंट, इस लेवल पर वो जा पहुंची वो बच्ची कि मतलब अब कोई मुड़ने वाली बात ही नहीं थी। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसको बहुत नाम मिला, अवार्ड्स मिले और बहुत प्रोत्साहन भी मिला। फिर शी बिकेम, क्या बनी वो, उसका एंड रिजल्ट वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मल्टी परकशनिस्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मल्टी परकशनिस्ट वो बन गई। बहुत नाम था इनका। मल्टी परकशनिस्ट का क्या मतलब? परकशनिस्ट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, जाइलोफोन से उसने शुरुआत की, इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगी वो, इसीलिए उसे कहा जाता था मल्टी परकशनिस्ट। ठीक है, विद मास्टरी ओवर सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1 2 3 4 5 9 100 नहीं, हजारों इंस्ट्रूमेंट्स ये बच्ची बजाने लगी, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये सुन नहीं सकती थी, 8 साल की उम्र में मॉम को पता चला, 11 साल की उम्र में कंफर्म कर दिया डॉक्टर ने। वहाँ से जहाँ से अंधेरा छा गया था जिंदगी में कि ये सुन नहीं सकती, वहाँ से ये आप पहुंची एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है अपनी लाइफ में। सो इस बच्ची का ग्राफ आप देखो कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ, और बहुत मेहनत भी की इसने। रॉन फॉब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनकी लाइफ में रहे जिन्होंने मदद की। अब क्या सिर्फ इनके बारे में हम इतना ही जाने, और भी चीज़ें जाननी चाहिए। वो स्कॉटलैंड से थी, तो शी स्पीक स्कॉटिश फ्लॉलेसली, बिना कोई कमी। फ्लॉलेसली मतलब एक भी गलती नहीं, फ्लॉलेस। ओके, फ्लॉ मतलब गलती, फ्लॉलेस मतलब बिना गलती के। स्कॉटिश ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज थी, तो बिल्कुल खुलकर बोलती थी, कोई गलती नहीं करती थी। एंड ऑल्सो लर्न फ्रेंच एंड जापानीज। अपनी भाषा, मातृभाषा बोलना कोई बड़ी बात नहीं, बट इसने और लैंग्वेजेस भी सीखी, फ्रेंच एंड जापानीज। इन 1991, ध्यान से ये डेट याद रखिएगा, आई मीन ये ईयर, 1991, शी वॉज ऑनर्ड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड इस बच्ची को मिला 1991 में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसका नाम हुआ। सो बच्ची ने कितनी कम उम्र में काफ़ी कुछ कर लिया था। ओके, फिर एवलिन ने एक बात कही। एवलिन टोल्ड दैट म्यूजिक फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। बहता है म्यूजिक, समझ रहे हो आप? उसकी बॉडी में वो फील कर पाती है, रगों में, उसके नर्व्स में उसकी फ्लो करता है म्यूजिक। शी कैन फील द म्यूजिक दो शी कांट हियर इट। सो उसकी स्किन को टिंगल करता है, एक तरह की गुदगुदी। टिंगल मतलब गुदगुदी। इट टिंगल्स हर स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन हर हेयर। तो जब वो म्यूजिक सुनती है, बजाती है, उसकी पूरी बॉडी में फील कर पाती है उसे। ओके, या When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो बजाती है तो वो ना स्टिक से उसके फिंगर टिप से उसको महसूस कर पाती है। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. जब वो ड्रम की तरफ थोड़ा लीन करती है तो उसकी बॉडी में, लेग्स में, बिलो वेस्ट, अबाव वेस्ट सेंसेशन महसूस होती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and upper legs. जब वो मतलब एक वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है बजाने के लिए, तो अपने शूज़ उठा देती है ताकि उसके लेग्स से वो वाइब्रेशन को फील कर पाए। आप सभी को लग रहा होगा जो सुन ही नहीं सकता कैसे म्यूजिक में नाम कमा सकता है, इम्पॉसिबल है। देखो इसने कैसे पॉसिबल कर दिखाया। ओके, अपनी बॉडी से, अपने मतलब जब वो गाती थी शूज़ निकाल देती थी वुडन प्लेटफॉर्म में ताकि वो वाइब्रेशंस को फील कर सके। सो दिस गर्ल हैव डन इट बिग, समझे? एवलिन एडमिटेड दैट शी वाज अ वर्कaholic. एवलिन ये माना कि वो वर्कaholic थी, मतलब काम 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 काम, बहुत पसंद था उसको काम करना, और वो बहुत मेहनत करती थी। ठीक है, और अदर क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ भी वो कोलैबोरेट करके गाने बनाती थी, गाती थी, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स। तो जब कोई बंदा बहुत नाम कमाने लगता है तो उसके कॉन्सर्ट तो होने ही थे, तो रेगुलर ये कॉन्सर्ट्स करती थी रेगुलरली, बट वहीं पे रुकती नहीं थी, वो लोगों का भला भी चाहती थी। देखिए कैसे, शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स। वो ना फ्री में कॉन्सर्ट करती थी, कहाँ कहाँ, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी कि ये बच्ची जब सक्सेसफुल हुई, रेगुलरली कॉन्सर्ट्स करती थी, प्रिजन्स और स्कूल्स में फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, सॉरी, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। स्कूल्स की मैं बात इसलिए करूँगी जब वो छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक भी सिखाती थी। टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं यंग बच्चे, उनको भी ये सपोर्ट करती थी, उनकी क्लासेस लेती थी।
तो देखा, उन्होंने अपनी लाइफ में तो डिफरेंस क्रिएट किया ही, और लोगों की लाइफ में भी, यंग म्यूजिशियंस की लाइफ में भी डिफरेंस क्रिएट करना चाहती थी, म्यूजिक को और अच्छे से उनको समझाना चाहती थी और अपनी जर्नी शेयर करना चाहती थी। शी डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, डिलाइट मतलब खुश, जो इसके ऑडियंस होते थे वो खुश होते थे यार, बहुत खुशी, डिलाइट्स मतलब हैप्पीनेस। शी डिलाइट्स हर ऑडियंसेस and has given great pleasure to millions। लाखों लोगों को इसने म्यूजिक का वो सुकून, वो खुशी, वो प्लेजर प्रोवाइड किया है। जब ये मल्टीपर्कशनिस्ट हमारी एवलिन ग्लिन जब बजाती थी इंस्ट्रूमेंट्स, तो लोग लाइक गो क्रेजी एंड मैड, बहुत अच्छा बजाती थी ना। आपको सबको अपने अपने कोई फेवरेट सिंगर हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, जिनका म्यूजिक सुन के आपको एक अलग ही ट्रांस में आप चले जाते हो, एक अलग ही माहौल में पहुंच जाते हो। तो वो माहौल इसने, एवलिन ग्लिन ने बहुत लाखों लोगों को प्रोवाइड किया है। शी हैज़ प्रमोटेड परकशन इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, तो उसने आगे जाकर बहुत नाम कमाया है, समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। ओके, and most importantly she has given an inspiration to the handicapped people। तो जो इंसान सुन ही नहीं सकता वो आगे बढ़कर म्यूजिक में इतना नाम कमा रहा है, तो कितनी बड़ी मोटिवेशन है ये सभी के लिए। शी हैव इंस्पायर्ड पीपल, मोटिवेटेड पीपल। एक हैंडीकैप्ड गर्ल कैसे एक डिफरेंस ला पाई सोसाइटी में, अपनी ज़िंदगी में भी और लोगों की ज़िंदगी में भी, बाय मोटिवेटिंग देम। ये बच्ची जो सुन नहीं सकती वो म्यूज़िक बना सकती है, तो बाकी सब तो बना ही सकते हैं। सो शी हैव गिवन अ लॉट एंड लॉट ऑफ मोटिवेशन टू पीपल अराउंड। यंग बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कॉन्सर्ट करती थी, और अवार्ड्स, नाम, शोहरत की कोई कमी ही नहीं थी इनके पास। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत तारीफें भी कमाई। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब लिखने की नौबत आएगी तो क्या लिखना है? सो बेटा एवलिन ग्लिन के बारे में जो जो पॉइंट्स आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बड़े ज़रूरी है, तो उनका कैरेक्टर स्केच मैं आपके लिए लाई हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स एग्जाम में लिखकर ग्रेस मार्क्स के साथ साथ वो सारी ज़रूरी बातें आप लिख दें, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए। करें शुरुआत एवलिन ग्लिन के बारे में। बेटा ये बातें आपको पता होनी चाहिए। शी वॉज अ डिटरमाइंड हार्ड वर्किंग गर्ल, बहुत मेहनती, और वो जो दृढ़ निश्चय था उसके मन में, दैट येस आई विल हैव टू डू दिस, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। जब उसे पता चला कि वो सुन नहीं सकती, उसके बाद उस निराशा से उठकर उसने ये डिसीजन लिया कि म्यूजिक को मेरी जिंदगी बनाऊंगी, मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखूंगी। और शुरुआत इसने की थी जाइलोफोन से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से शी ओवरकेम द ऑब्स्टिकल्स दैट वाज गिफ्टेड टू हर बाय नेचर। जो भगवान ने, जो कुदरत ने जो कमियां दी थी उसको, उनको ओवरकम किया उसने। ना सुन पाने की जो बहुत बड़ी कमी उस बच्ची में थी, उसने उस कमी को दूर किया, ओवरकम किया, एंड यस शी was determined enough to choose what she wanted to choose। Clear everybody? आगे बढ़ते हैं। बचपन में जब उसने, in childhood she lost her hearing capabilities gradually। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। वो जब पैदा हुई थी तो वो डेफ नहीं थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डेफ होती चली गई। एट द एज ऑफ 11 हर हियरिंग पावर वॉज सिवियरली डैमेज्ड। 11 साल की उम्र में बिल्कुल अब सिवियर डैमेज हो चुका था, नर्व का ब्रेकडाउन हुआ था, इस वजह से धीरे 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 असर पड़ रहा था। 11 साल की उम्र में डॉक्टर ने कंफर्म किया था, और वो सिवियर डैमेज तब तक हो चुका था। ओके, नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हर हैंडीकैप शी डिड नॉट वांट टू गिव अप, शी टुक म्यूजिक एज हर पैशन। हैंडीकैप होने के बावजूद भी बच्ची ने म्यूजिक को पैशन की तरह चुना। हर टीचर्स डिस्करेज हर, ऑब्वियसली सभी ने डिस्करेज किया बच्ची को, बट कौन था जिसने मोटिवेट किया? वो थे रॉन फॉब्स। बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स गाइडेड हर थ्रू आउट। उन्होंने समझाया कि तुम सुन नहीं सकती तो क्या, तुम फील कर सकती हो म्यूजिक को, और वही हुआ। शी जॉइंड एट 3-year कोर्स एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये याद रखिएगा, वो जो लेसन की शुरुआत हुई थी स्टेशन पर, वो ट्रेन में रॉयल अकेडमी, मतलब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाने की उसकी तैयारी थी। फर्स्ट डे था उस दिन। इस 3 साल के कोर्स में इस बच्ची ने काफ़ी अवार्ड्स हासिल किए और काफ़ी नाम कमाया, ठीक है। यस, शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट मल्टीप्लेयर ऑफ ड्रम्स एंड टेबल्स। तो इस बच्ची के इतने हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं ना इसे, तो इसे लोग बहुत बड़े बड़े मल्टीपर्कशनिस्ट आकर इस बच्ची की तारीफ करते थे कि इसमें कुछ अलग ही बात है, कुदरत का करिश्मा है ये बच्ची, ऐसे कहते थे। ओके, सो इन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत लाखों लोगों तक अपनी आवाज़, अपनी म्यूज़िक को पहुंचाया, ठीक है। चलिए, अब बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सवाल आ सकता है कि व्हाट रोल रॉन फॉब्स प्लेड इन एवलिन्स लाइफ। ये इन्होंने क्या रोल प्ले किया, तो इनके बारे में भी कुछ जानना ज़रूरी है। ये परकशनिस्ट है, परकशनिस्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो, है ना।
सॉरी, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो परकशनिस्ट है, और उन्होंने एवलिन की पोटेंशियल को समझा, जाना, एंड उन्हें सपोर्ट किया इन अचीविंग हर गोल, उन्हें सपोर्ट किया. फाइन एवरीबडी? यस. He trained her to sense the music through different parts of her body. जैसे कि मैंने कहा, कानों से वो सुन नहीं सकती है, पर इन्होंने उसे ट्रेन किया कि कैसे वो अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स से फील कर सकती है म्यूजिक को. ओके. ही सर्टनली प्लेड अ ग्रेट रोल इन हेल्पिंग एवलिन अचीव हर गोल. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने एवलिन को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए. ही वॉज परफेक्ट टीचर एंड लिफ्टेड हिज मार्क्स इन द होल वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. बहुत ही अच्छे टीचर थे, और इनका नाम बना बिकॉज इनकी स्टूडेंट, कितना नाम कमाया इन्होंने, राइट? यस. सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर चुके हैं, हाँ या ना? एवलिन ग्लेन की ज़िंदगी को समझ चुके हैं. एवलिन ग्लेन की ज़िंदगी में रॉन फॉर्ब्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और कहाँ पर वो जा पहुंची, ये सब हमने जाना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर नाउ डन विद पार्ट 1 एंड नाउ विल बी मूविंग टू पार्ट 2. पार्ट 2 बड़ा और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेगा, क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज इसमें हमारे एक बहुत ही फेमस इंडियन के बारे में जिक्र कर रखा है. खां साहब है ये. तो चलिए आदाब कहते हुए, सलाम कहते हुए शुरू करते हैं इनके बारे में हम जानना, जो कि इनका नाम है बिस्मिल्लाह खां साहब. चलिए, इनकी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने देखा, सीखा, समझा, हमें बहुत कुछ सिखाया. कौन है ये जान लेते हैं. ये है बेटा शहनाई प्लेयर. क्या है ये? शहनाई बजाते हैं ये, शहनाई वादक भी आप इन्हें कह सकते हो. ओके. दिस पार्ट, ये जो सेकेंड पार्ट है, इट इज़ अबाउट द शहनाई प्लेयर, रीनोन्ड शहनाई प्लेयर. इनका नाम कौन नहीं जानता, ठीक है, सभी जानते हैं. रीनाउंड शहनाई प्लेयर हैं ये, ठीक है. अब उनका नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खान. स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, गलत मत लिख देना. बिस्मिल्लाह खान. ही बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. ये कहाँ के हैं? ये हैं बिहार के. और सिर्फ यही नहीं है उनकी फैमिली में म्यूजिशियन, इनका खानदान म्यूजिकल खानदान है, ठीक है. इनके खानदान में काफ़ी लोग हैं जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं. सो इज फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. कहाँ से है वो एक संगीत खानदान से बिलोंग करते हैं. Okay, he practiced hard on the banks of the Ganga in Banaras and invented ragas that were considered to be beyond the range of शहनाई. तो बेटा बोला ठीक है, म्यूजिशियन है, शहनाई बजाते हैं, बिहार से हैं, संगीत खानदान से बिलोंग करते हैं. क्या कुछ खास इनके बारे में? खास ये है कि जो राग शहनाई से बजाया ही नहीं जा सकता, वो इन्होंने बजा कर दिखाया. इन्वेंट किए हैं बहुत सारे नए नए राग. और ये कहाँ बजाते थे? जी हाँ, गंगा किनारे, बनारस में गंगा की तट पर ये नए नए रागाज इन्होंने इन्वेंट किए थे. एंड दे वर बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. कोई सोच भी नहीं सकता कि शहनाई पे ये राग बजाया जा सकता है. सो ही प्लेड द शहनाई. और इनके बारे में खासियत ये है कि जैसे कि मैंने कहा, इनका नाम सुनते ही शहनाई याद आती है. ओके. सो इन्होंने, इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो आपको एग्जाम में भी लिखनी पड़ेगी और जो बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि उन्होंने शहनाई बजाई. पूछो कब? जी हाँ, तब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था. स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली, 15 अगस्त 1947 को, जब सेलिब्रेशन हुआ हमारी आज़ादी का, तब बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाई थी बच्चों. ओके. ही वॉज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, इन 2001. तो अब सोचो, 1947 में आज़ादी मिली थी, तब इन्होंने अपनी शहनाई की गूंज पूरी देश को सुनाई थी. और 2001 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया. सो बच्चों, दिस मैन इज अ बिग मैन. ओके. सो ये जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, इस अचीवमेंट के लिए इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में भी जानते हैं, कुछ लोगों के बारे में जो इन्वॉल्व थे इस जर्नी में. चलिए इस महान कलाकार के बारे में डिटेल में चीज़ें जानी जाए. तो ये जो बिस्मिल्लाह खां साहब की जो शहनाई है ना, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इनके बारे में जानते हैं. शहनाई आई कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? औरंगज़ेब के ज़माने में, एम्परर औरंगज़ेब, आपने सुना है? वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ना ऐसे लोग बैठकर म्यूज़िक सुनाते थे राजा साहब को, और वो उसका लुत्फ़ उठाते थे. ठीक है. 9 रत्न जिन्हें कहा जाता है, अलग अलग रत्न, तानसेन उन 9 रत्नों में से एक थे. सो देखिए, एम्परर औरंगज़ेब, जो राजा औरंगज़ेब थे, उन्होंने ना पुंगी को बैन कर दिया था. किसको बैन कर दिया था? पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पुंगे बजा दो, वो वाली पुंगी, ये रही पुंगी. ठीक है, इसको बैन कर दिया था. ठीक है, रॉयल पैलेस में, शाही जो अपना
महल है उसमें पुंगी नहीं बजेगी, उसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो द रीजन क्यों बैन किया, भाई अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत शार्प अनप्लेजेंट नॉइज आती थी इसमें से, पुंगी में से जो आवाज़ थी, जो गूंज आती थी, वो ना इन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत ही तीखी और बेसुरी सी, अनप्लेजेंट सी, खुशी नहीं देती थी, सुकून नहीं देती थी, तो इसीलिए इन्होंने बैन कर दिया। द रीजन वॉज दैट इट हैड ए शार्प एंड अनप्लेजेंट साउंड, इट हैड ए वेरी शार्प एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो अब हुआ तो हुआ क्या, एक नाई, बार्बर, बार्बर मतलब नाई, जो यहाँ पर शाही खानदान में, शाही महल में काम करते थे, बार्बर हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, वो नाई थे और वो ना म्यूजिशियन भी, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, इस नाई ने, जिसको म्यूजिक की समझ थी, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पुंगी की आवाज़ को ठीक करूँगा, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया और फिर पुंगी को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। ही टुक ए पाइप, एक पाइप को लिया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, पाइप ली विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, हॉलो मतलब खोखली स्टेम अंदर, ठीक है। इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, पुंगी से काफ़ी लॉन्ग थी और वो चौड़ी भी थी, लॉन्गर एंड ब्रॉडर। ही हैड मेड 7 होल्स, उसने 7 होल्स बनाए वहाँ पर ऑन इट्स बॉडी। व्हेन इट वाज प्लेड बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो कैसे, वो होल्स पे उंगली रखो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, ऐसे, राइट। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और इन्होंने इनका जो इंस्ट्रूमेंट था, जो बनाया, जो एक्सपेरिमेंट वो था, जब सुनाई दिया, म्यूजिक बजा, तो बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ें निकालने लग गया। सो पुंगी से बहुत बेटर, पुंगी से इंस्पायर्ड, ऐसी हॉलो स्टिक लेकर, लंबी लेकर, थोड़ी ब्रॉड थी वो, ठीक है, लॉन्ग भी थी, और जब उसमें से आवाज़ें सॉफ्टली जब बजाई गई तो बहुत ही अच्छी सुंदर आवाज़ निकली। और फिर उन्होंने ये पेशकश की शाही महल में, और तब क्या हुआ, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। जी हाँ, इस नई नायाब कोशिश से, नायाब प्रयत्न से सभी काफ़ी खुश हुए। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड व्हेन ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट इन द पैलेस, जब वो वहाँ पर महल में गए और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाया तो सब बहुत इम्प्रेस हुए। तो अब ये पुंगी से इंस्पायर्ड था, ठीक है, पुंगी को ठीक करने की कोशिश थी। तो फिर हुआ ये, एज द इंस्ट्रूमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट था, इट वॉज फर्स्ट प्लेस्ड इन शास चेम्बर, यानी कि शाही महल के कमरों में ये बजा था ये इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ से नाम आया। देखो इसका नाम कैसे पड़ा, नाई ने बजाया, शाही खानदान ने बजाया, तो शहनाई। आई बात समझ में कि कैसे इट वॉज नेम्ड एज शहनाई, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेस्ड इन द शास चेम्बर्स, इट वॉज प्लेड बाय ए नाई, नाई मतलब बार्बर। आई बात समझ में, तो नाई मतलब बार्बर, और क्योंकि ये शाही घराने में बजाया गया था, शास की चेम्बर्स में बजाया गया था, ठीक है, तो यहाँ से आया शहनाई, ठीक है, और इस हिसाब से ये बन गया शहनाई। समझे बात को, ये बन गया शहनाई, और नाई बार्बर, और शह का यह मतलब है शाही, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कितने बढ़िया तरीके से शहनाई नाम पड़ा और ये इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब क्या होगा, अब द साउंड ऑफ द शहनाई ग्रेजुअली बिकेम पॉपुलर, धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगी, एंड इट स्टार्टेड टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई से जो आवाज़ निकलती है उसे ना शुभ माना जाने लगा। इट वॉज ऑस्पिशियस, शादियों में, पूजा पाठ में इसको बजाने जाने लगा। सो स्टूडेंट्स, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में शहनाई की गूंज आपको हर शादी ब्याह में, हर पूजा पाठ में सुनाई देगी। साउथ में भी शादियों में शहनाई बजाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, शहनाई बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे, उसकी आवाज़ को। मंदिरों में, शादी ब्याह में, हर शुभ काम में शहनाई बजाने जाने लगी। So in the past, the Shehnai was part of the Naubat or the traditional group of 9 instruments found at Royal Court. So जो महलों में 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे जिनकी काफ़ी इज्जत थी, ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें ये भी शामिल था, ठीक है। नौबत में पार्ट ऑफ द, इट वॉज पार्ट ऑफ नौबत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। नौबत मतलब क्या होता है, जो महलों में 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया था जो काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में शहनाई भी शामिल थी। ओके, नौबत इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, ठीक है। अब शहनाई नाम कैसे पड़ा, शहनाई कब कैसे आई, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे ये शहनाई बिस्मिल्लाह खां साहब की ज़िंदगी में कब और कैसे आ पहुंची। तो देखिएगा ज़रा,
एज ए 5-year-old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन डुमराव इन बिहार। 5 साल की उम्र में वो ना गिल्ली डंडा खेलते थे। क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा। तो डुमराव में, बिहार में जो एक जगह है डुमराव, वहाँ पर ये खेलते थे, ओके, पॉन्ड के किनारे। अब ही वुड गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वहाँ पर पास में मंदिर था, वो वहाँ जाते थे और वहाँ पर इन्होंने ये गूंज सुनी। देयर ही वुड सिंग एट भोजपुरी छैता। आप समझ रहे हो बेटा कि ये ना बहुत कम उम्र में ही बहुत अच्छी जगह जाकर शहनाई बजाने लगे थे, ओके, बहुत अच्छी जगह, मंदिरों में जाकर बजाने लगे थे। Bismillah Khan was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in डुमराव बिहार। तो स्पेसिफिकली कौन सी तारीख को ये पैदा होते हैं? डुमराव बिहार के ही हैं। 5 साल की उम्र में जाके मंदिर में शहनाई बजाने लगे थे ये। और इनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का नाम याद रखिएगा, रसूल बख्श खां, वो भी शहनाई बजाते थे। वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। तो ये भोजपुर के जो राजा थे, उनके महल में बिस्मिल्लाह खान साहब के दादाजी शहनाई बजाते थे। तो आप समझे खानदानी क्यों कह रही थी मैं इन्हें। बिस्मिल्लाह खान साहब जी के दादाजी शहनाई बजाते थे भोजपुर के जो राजा थे उनके महल में। समझ रहे हो आप बात। और फिर दादा ही नहीं, उनके फादर भी, इस फादर पैगंबर बख्श एंड अदर एंसेस्टर्स वर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो उनके पापा, चाचा, ताऊ, रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ही बढ़िया शहनाई बजाते थे। तो आप सोचो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ऐसे ज़रूर नहीं, बट बहुत लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। इसी प्रकार से यहाँ पर दादा भी शहनाई वादक, पापा, चाचा, ताऊ, सब रिलेटिव्स में बहुत सारे शहनाई बजाने वाले लोग। और इन्हें ज़्यादा कहीं जाना ही नहीं पड़ा, इनके घर में ही संगीत था, घर में ही लोगों को इसने शहनाई बजाते हुए देखा। 5 साल की उम्र में ये खुद चले गए थे बिहार जी टेम्पल बजाने शहनाई। तो आप समझ रहे हो कितनी जल्दी ये सीखे। अब बिस्मिल्लाह खान साहब को बहुत कम उम्र में ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि म्यूज़िक जो परिवार था, घर में ही म्यूज़िक था। एक बार उनकी मम्मी ना उनको मामा जी के घर ले गई। तो नहीं, बच्चे बचपन में मामा जी के यहाँ जाके बड़े खुश होते हैं, नैनीहाल जाके बड़े खुश होते हैं। तो तब इनकी शुरुआत हुई जब ये अपने मामा जी के यहाँ गए, बनारस, जो कि अब वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी गए। तब वो 3 साल के थे। कब थे? 3 साल के। तो आप समझ रहे हो इनका म्यूजिक में इंटरेस्ट कब शुरू हुआ? जब वो 3 साल के थे, अपने मामा जी के यहाँ गए थे। वहां पर उन्हें ना अपने मामा जी को, अली बख्श साहब को, उन्होंने म्यूजिक शहनाई बजाते देखा, है ना। उस वक्त इन्होंने देखा शहनाई बजाते हुए अपने मामा जी को। 3 साल की उम्र, 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, उसे क्या ही पता होता है। बट इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी उम्र में कहीं भी डेवलप हो सकती है। और वही हुआ बिस्मिल्लाह जी के साथ। ही स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। वो अपने मामा जी के साथ विष्णु टेम्पल जाने लगे, जो कि बनारस में बहुत ही फेमस टेम्पल है। वहाँ पर इनकी नौकरी लगी थी शहनाई बजाने की। तो आप समझे, बिस्मिल्लाह खान साहब के मामा जी विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाते थे। तो ये अपने मामा जी के यहाँ गया हुआ था, तो वो उनके साथ चला जाता था। तो जो उसको, उसके अंदर जो बीज था, वो वहाँ से धीरे 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 डेवलप होने लगा म्यूजिक का। एज आई टोल्ड यू, ग्रेजुअली, धीरे धीरे he started getting lessons on playing the शहनाई। धीरे धीरे वो सीखने लगे शहनाई बजाना, ठीक है। शहनाई वादक बनने की उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। He practiced playing it in the temples of Balaji and Mangal Maiya and the banks of river Ganga। So ये अलग अलग जगह जाकर मंदिरों में ये शहनाई बजाने लगे और गंगा किनारे ये रियाज करते थे। और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे नए नए राग इन्वेंट किए जो शहनाई से बजाए जा सकते थे। सो इनकी जर्नी 3 साल की उम्र से शुरू हुई। मामा जी इसकी देखते हुए, उनको देखकर उसे लगा कि हाँ, मैं भी शहनाई बजाना चाहता हूँ। फिर उनके साथ मंदिर जाने लगे, फिर खुद मंदिरों में जाकर बजाने लगे, रियाज करने लगे गंगा किनारे। तो इनकी जो जर्नी है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती चली गई। इन्हें गंगा नदी के किनारे बजाना बड़ा पसंद था। बनारस, डुमराव, इन्हें वहाँ पर रहना बड़ा पसंद था। सो स्टूडेंट्स, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इन्वेंट न्यू रागास। तो जैसे कि मैंने कहा, गंगा किनारे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी टू इन्वेंट न्यू रागास। बहुत बढ़िया बढ़िया वो बजाते थे, नए नए रागों को इन्वेंट करते थे और बढ़िया रियाज करते थे गंगा किनारे, क्योंकि वहाँ पर इन्हें बहुत अच्छा सुकून महसूस होता था और उन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्हें वहाँ पर इंस्पिरेशन मिलती थी। So he accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference at the age of 14। 14 साल की उम्र में ये अपने अंकल के साथ कहाँ जा पहुँचे? इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। तो आप समझ लो, इस बच्चे को, बिस्मिल्लाह खान साहब को, बहुत एक्सपोजर मिला म्यूजिक के प्रति, ठीक है। फिर
वहाँ पर उस्ताद फयाज खान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस एंड एनकरेज हिम टू वर्क हार्ड टू अचीव हिज गोल। तो एक बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे उस्ताद फयाज खान, उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया बिस्मिल्लाह खान को कि भाई बहुत अच्छा बजाते हो, आप लगे रहो, आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे, आप यू आर वेरी गुड। तो ऐसे वहाँ पर उन्हें 14 ईयर्स की उम्र में जब वो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद गए थे, ठीक है, तब वहाँ पर अपने अंकल के साथ ये गए थे, वहाँ पर उस्ताद फयाज खान जी ने इनकी खूब तारीफ करी और बोला यू आर डूइंग वेरी गुड और आपको यूं ही आगे भी मेहनत करते रहनी चाहिए, इस काम में आप आगे बढ़िए। और मोटिवेशन उन्हें मिला। बिस्मिल्लाह खान साहब को सबसे बड़ा ब्रेक पता है कब मिला उनकी लाइफ का? ही गॉट द बिगेस्ट ब्रेक, फर्स्ट बिग ब्रेक with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938। इनका नाम लोगों तक पहुंचा इसीलिए क्योंकि उन्हें बड़ा ब्रेक मिला, वो बोला ऑल इंडिया रेडियो जब चालू हुआ लखनऊ में 1938, और वहां से हर इंसान इन्हें जानने लगा, घर घर ये पहुंच गए। सून ही बिकेम ए पॉपुलर शहनाई प्लेयर, बहुत ही पॉपुलर ये हुए रेडियो पर। बिस्मिल्लाह बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान साहब वो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने आज़ादी का जश्न मनाते हुए शहनाई बजाई लाल किले पर। देखिएगा, फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई ऑन 15 August 1947 when India gained independence. He played शहनाई from the Red Fort in front of an audience including पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल किले पर बहुत सारी ऑडियंस के सामने इन्होंने शहनाई बजाई, आगाज किया जश्न का, इंडिपेंडेंस डे का, और ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बैठे थे उनकी म्यूजिक का मजा लेने। तो आप समझ रहे हो कितने बड़ा नाम हो चुका था बिस्मिल्लाह खान साहब का, राइट? सो ही गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो क्या वो रुकने वाले थे? जी नहीं, इतनी परफॉर्मेंस उन्होंने दी देश विदेश हर जगह। बहुत लोग उनसे कहते थे आइए हमारे यहाँ बजाइए, और बल्कि अब्रॉड में तो उनको ये भी इन्विटेशन आया कि आप यहीं रुक जाइए। पर बिस्मिल्लाह खान साहब ठहरे पक्के इंडियन, उनका मन नहीं लगना था वहाँ पर। उन्हें अपनी गंगा की, अपने बिहार की, अपने देश की मिट्टी की खुशबू, वहाँ उन्होंने जाने का मन ही नहीं किया, ठीक है। सो उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी है अब्रॉड में भी, और वो ना अफगानिस्तान भी गए थे। हिज फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। सबसे पहले इंडिया के बाहर वो कहाँ गए? अफगानिस्तान गए। वहाँ के राजा ने बहुत किंग जाहिर खान उनका नाम था, बहुत खुश हुए, बहुत इम्प्रेस हुए जाहिर खान जी हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब की परफॉर्मेंस देखी, और उन्होंने गिफ्ट भी दिए बहुत महंगे महंगे। अफगानिस्तान में पता है ये पर्शियन कारपेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर थिंग्स। तो बहुत खुश हुए इनकी परफॉर्मेंस से और काफ़ी इम्प्रेस होकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, जाहिर खान साहब ने हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब को अफगानिस्तान के किंग ने तोहफे में दी। आपको क्या लगा, जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं तो क्या वो सिर्फ रेडियो पे सीमित रह गए या फिर शोज में सीमित रह गए? नहीं नहीं, ये पिक्चरों में भी इन्होंने काम किया, इन फिल्म्स ऑल्सो। फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था विजय भट्ट। विजय भट्ट जी इनके पास आए और इन्होंने फिल्म का नाम ही रखा था गूंज उठी शहनाई। जब मूवी का नाम ही शहनाई से जुड़ा है, गूंज उठी शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान साहब को तो उसमें होना ही था। जी हाँ, ही वॉज फैसिनेटेड ऑन हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेइंग द शहनाई एट फेस्टिवल। उन्होंने कहीं देखा शो में बिस्मिल्लाह खान साहब को, मूवी बनाई गूंज उठी शहनाई और उसमें इनको काम दिया। वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन इन द फिल्म दिल का खिलौना है टूट गया है बिकेम ए नेशनल चार्ट बस्टर। दिल एक खिलौना है जो टूट गया, बहुत बड़ा हिट बना। मूवीज़ में इन्होंने काम किया। एक मूवी में विजय भट्ट की मूवी थी जिसका नाम भी जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, गूंज उठी शहनाई। उसमें एक गाना था जो कि सुपर डुपर हिट हुआ, चार्ट बस्टर बन गया नेशन में, ठीक है। बहुत इनको वहाँ पर उसमें प्रोत्साहन मिला। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने ज़्यादा मूवीज़ में काम नहीं किया, सिर्फ 2 फिल्म्स में। एक वो वाली गूंज उठी शहनाई और दूसरी फिल्म थी जो कि थी कन्नड़ा फिल्म सनाधि अपन्ना। ओके, सनाधि अपन्ना, इस मूवी में इन्होंने म्यूजिक दिया। दिस वॉज बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उन्हें ना लगा कि थोड़ी सी शोबाजी ज़्यादा है, ग्लैमर वर्ल्ड है, मेरे लिए नहीं बनी है। तो इन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म में म्यूजिक दिया और एक अपना हिंदी फिल्म में, विजय भट्ट जी की फिल्म में, और फिर नहीं, उनका मन नहीं किया। उन्हें लगा दिखावा ज़्यादा है, आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा है ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड में, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब वो फर्स्ट इंडियन थे जो परफॉर्म करने गए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए। तो यूएसए के लिंकन सेंटर हॉल में इन्होंने जाके परफॉर्म किया। तो मतलब ऐसे कोई जगह नहीं थी जहाँ इन्होंने परफॉर्म ना किया, बहुत नाम कमाया। अफगानिस्तान वो सबसे पहले गए थे इंडिया के बाहर, फिर ये लिंकन सेंटर हॉल यूएसए भी गए, और यही नहीं बहुत जगहों पर
जैसे कि इन्होंने ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल कांस आर्ट फेस्टिवल, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओसाका ट्रेड फेयर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही बिकेम सो पॉपुलर इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, इंडिया के बाहर भी बहुत इन्हें पॉपुलैरिटी मिली। और इसका एक बहुत जीता जागता सबूत है कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम ही रख दिया गया था बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम पर। तो समझ रहे हो आप लोग इन्हें कितना पसंद करने लगे थे बच्चों, राइट। सो ही वॉज अ बिग नेम ऑल टुगेदर। और फिर जब नाम शोहरत मिलती है तो बहुत सारी प्राइजेस अवार्ड्स भी रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। तो यही हुआ इनके साथ। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, ठीक है, एंड स्पेशली नेशनल अवार्ड्स। हमारे इंडिया के ये वो रत्न हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, तो इन्हें तो सम्मानित करना ही था। तो इन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से, पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से भी। समझ रहे हो आप, जो इंडिया के सारे बड़े अवार्ड्स हैं वो सब इन्हें मिले। और फिर सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो एक इंडियन को मिल सकता है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच वाज भारत रत्न, जो इन्हें मिला 2001 में। और फिर यही नहीं, इनकी जो जर्नी है, देखो यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिलता हुआ, इनकी जर्नी बहुत जल्दी खत्म नहीं हुई। इन्होंने जो म्यूजिक में काम किया, ये चाहते थे कि और यंग जनरेशन और इंडियंस इस पर काम करे। देखिए, ही रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंड किया इंडियंस को टू टीच द म्यूजिक टू द चिल्ड्रन एज इट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये हमारी धरोहर है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है। ये चाहते थे कि हम हमारे इंडियंस में और इसे फैलाएं, टीचर्स इन्हें पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं। इसे हमें ख़त्म नहीं करना है यहाँ पर, और बढ़ाना है। इतना लोग पसंद कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में, तो हमें इसे और प्रोत्साहन देना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में गए, बहुत उन्होंने नाम कमाया। वो चाहते थे कि हमारे इंडिया के बच्चे भी इस म्यूज़िक पर और काम करें, हमारी धरोहर को अच्छे से यूज़ करें। और फिर बिस्मिल्लाह खां ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवल किया। बट ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। पर उनकी जो आत्मा थी या जो उनको खुशी और सुकून मिलता था, वो बनारस और डुमराव में ही मिलता है। कोई भी उन्हें कहीं बुला ले, उन्हें जाना वापस वहीं पर है। दीज रिमेन द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम। उन्हें अगर कोई पूछता तुम्हें सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा, यूएस, लंदन, अमेरिका, इतनी जगह जाकर वो कहते मेरा डुमराव, मेरा बिहार, मेरा बनारस। समझ रहे हो आप। तो बेटा क्या होता है, जहाँ के हम होते हैं ना, उसको कभी भूल नहीं सकते। किसी ने तो ये भी कहा कि हम सब कुछ यहाँ ऐसा बना देंगे, पर उन्होंने कहा मेरी गंगा कहाँ से लाओगे, गंगा किनारे ही मुझे जाना है। सो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया वो ऑफ़र टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए में शहनाई स्कूल को हेड करने का इनको ऑफ़र मिला, जो इन्होंने इस तरह से खारिज कर दिया, नहीं, मैं मेरे देश को छोड़कर नहीं जा पाऊँगा। और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर मुझे गंगा नहीं मिलेगी। ओके, वहाँ का मट्ठा, वहाँ खाने की चीज़ें, वहाँ के लड्डू, उनका मतलब मन वही था। सो हिज लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड सेक्युलरिटी ऑफ इंडिया। इनकी जो जिंदगी है, इंडिया की धरोहर, इंडिया की इज्जत, इंडिया का कल्चर, इस सब को कितने अच्छे से दिखाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खां साहब ने एक ज़िंदगी जी और उस ज़िंदगी में इंडिया का नाम बहुत रोशन किया, म्यूज़िक का नाम रोशन किया, शहनाई को घर घर तक पहुंचा दिया। राइट। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है, जो कि बड़ी ज़रूरी है, मैं बता देती हूँ। वो ग्रेट शहनाई प्लेयर थे ही। ओके, इनका जो कंट्रीब्यूशन है शहनाई के प्रति, क्लासिकल म्यूजिक के प्रति, वो अतुल्य है। इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, इट ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। और बचपन से ही वॉज अ ग्रेट लर्नर। बहुत जल्दी वो सीखने लगे थे। अपने मामा जी, किसको, अली बख्श मामा जी का नाम, जिन्हों से उनको पहली बार 3 साल की उम्र में मोटिवेशन मिली थी। ठीक है, उन्होंने वहाँ से शहनाई सीखना शुरू किया। ठीक है, और एक खास बात बता दूँ, उनका स्टैम्प भी रिलीज हुआ था। The stamp was released by then Prime Minister Dr. Manmohan Singh at his residence on his 2nd death anniversary. इनके नाम पे स्टैम्प भी आया था। सो आप समझ रहे हो इनका जो ऑरा है, जो इनकी इज्जत है, जो लोग आज तक करते आए, और उसी का एक नमूना ये भी है। मनमोहन सिंह जी ने इनके नाम का स्टैम्प बनवाया था। और बेटा वो शहनाई को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। ही प्रैक्टिस फॉर आवर्स ऑन द पीसफुल बैंक ऑफ गंगा इन बनारस। गंगा किनारे घंटों तक वो शहनाई बजाते रहते थे, रियाज करते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने डेवलप की डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ हिंदुस्तानी रागास एंड बिकेम पॉपुलर। शहनाई पर उन्होंने अलग अलग राग जो होते हैं उन्हें बजाया, म्यूज़िक दिया, और लोगों को बहुत पसंद आया। He was unable to forget the गंगा, बनारस एंड द मट्ठा ऑफ डुमराव। वो गंगा को, बनारस को, और मट्ठा जो मिलता है एक तरह की लस्सी डुमराव में, वो कभी भूल नहीं पाए।
और ही हैड विजिटेड सेवरल कंट्रीज बट नेवर ट्राई टू सेटल देयर। जब ज़्यादा सुंदर और अच्छी जगह आपको मिल जाए तो मन कर जाए ना यहाँ रुकने का, पर इनका मन कभी नहीं रुका, वो कहीं और सेटल हुए ही नहीं। ठीक है, और तो और उन्हें उनका वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट था कि लाल किले पर 15 अगस्त को उन्होंने जो अपनी शहनाई से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था वो। ठीक है, और फाइनली उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला, और वो पाकिस्तान भी गए थे एक बार, बस एक दिन जाके बस हाँ सलाम कर कर आगे, ज़्यादा वक्त वो रुके नहीं। ही हैव बीन एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर। और बेटा उनके जो ट्रू टीचर थे उनके मामा जी थे। ही पीसफुली गेव बिस्मिल्लाह द लेसन्स ऑफ शहनाई। उन्होंने बहुत अच्छे से अली बख्श ने उनका ये मदद की। तो अली बख्श के बारे में जानना ज़रूरी है। ये कौन है? मामा हैं हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब के, इन्होंने तो म्यूज़िक सिखाया था। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग शहनाई प्लेयर थे, वो भी घंटों तक बजाते थे शहनाई, और वो मंदिर में बजाते थे। द ग्रेट क्वालिटी ऑफ हिस कैरेक्टर वाज ही हैड नो डिफरेंस बिटवीन रिलीजियंस। बेटा मुस्लिम है ना ये, अगर आप एक बात नोटिस करो, बहुत बड़ी बात है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ये सोचना ये मानना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक मुस्लिम अली बख्श जाकर विष्णु टेम्पल में शहनाई बजा रहा है। वो इस रिलीजन से, जात पात से बहुत ऊपर थे। ओके, वो विष्णु टेम्पल में बनारस में बजाते थे शहनाई, एंड हियर ही ट्राई टू प्लीज लॉर्ड विष्णु विद द चार्मिंग म्यूजिक ऑफ शहनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने म्यूजिक से वो लॉर्ड विष्णु को भी छू जाने की कोशिश करते थे। हिज कैरेक्टर वॉज इन्फ्लुएंशियल। ही टॉट बिस्मिल्लाह द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन टू वर्क। जो पहला गुरु होता है ना बेटा, गुरु आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने जितना भी नाम कमाया उसका क्रेडिट हम उनको गुरु को देना चाहिए, अली बख्श जी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सिखाया। हार्डवर्क के साथ साथ कंसिस्टेंटली लगे रहना, रियाज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप सफल ना हो। और एक बार सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं है, लगे रहना है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ एंड अ टीचर ओनली कैन डू इट। सो अली बख्श वो टीचर का रोल उन्होंने निभाया जिससे बहुत नाम कमाया हमारे प्यारे बिस्मिल्लाह खां साहब ने। सो विद दिस एंड्स द लेसन। ओके, सो मैंने आपको एवलिन ग्लेन की ग्रेटनेस बताई, बिस्मिल्लाह खां साहब की ग्रेटनेस बताई, कैसे म्यूजिक की अलग अलग जगह पर उन्होंने रूल किया। एंड यू नो व्हाट, कैरेक्टर्स इन द लेसन्स हैव टू बी गिवन क्रेडिट। उनकी कैरेक्टर स्केच हमें पता होने चाहिए। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट रॉन फॉब्स और हमारे अली बख्श जी के बारे में भी आपको बताया। सो ओवरऑल मैं अभी आपको लेसन कंप्लीट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, मैम पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है यार, मुद्दे की बात समझ ली है मैंने, जो कि हमने अच्छे से समझी है, बट कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस ना बड़ी डिटेल में से पूछ लेते। कोई ऐसा वर्ड सामने आ जाता है, अरे पूरा लेसन पढ़ा, सब कुछ किया, सब कुछ पता है, पर ये तो पता ही नहीं मुझे। ऐसा होता है बेटा, माइन्यूट डिटेल्स मिस हो जाती है। जैसे कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से आप अटक जाओगे। ये दिल अटक गया है, इस वर्ड पे खटक गया है, आगे मैं क्या करूं अब, मुझे तो नहीं समझ रहा। So it happens with you that you don't understanding what to do because of one difficult word which comes your way. एक मुश्किल शब्द आ गया और गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स भी लाई हूँ कुछ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। रश आवर, एवलिन ग्लेन जब स्टेशन पर खड़ी थी, बहुत भीड़ भड़ाका था तब। रश आवर मतलब यूजुअल आवर्स टू गो टू ऑफिस, ठीक है, जहां पर बहुत भीड़ होती है उस टाइम पर लॉट ऑफ ट्रैफिक होता है, रश आवर उस टाइम को कहते हैं। जॉसिल को क्या कहते हैं? जॉसिल मतलब स्टेशन पे नहीं होता बेटा, ऊंच नीच फुल रफली हैंडल कर रहे होते, धक्का मुक्की चल रही होती है, उसे कहते हैं जॉसिल। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब चैलेंजिंग, मतलब आप सोच रहे हो बार बार आपको कुछ किसी चीज के लिए रोका जाए, टोका जाए, पर आपको हॉन्ट करने लगता है, बट चैलेंज आपको लेना है, आप डॉन्टिंगली उसको फेस करते हो। प्रोफाउंडली मतलब कंप्लीटली, धीरे धीरे डेफ हो गई थी। डेटोरियोरेटेड मतलब धीरे धीरे खराब होना, हेल्थ खराब हो जाती है ना, हिज हेल्थ इज डिटोरियोरेटिंग ऐसे कहते हैं। तो इसकी जो सुनने की शक्ति थी धीरे धीरे कम होती चली गई। परस्यू मतलब परस्यू करना, अपनी लाइफ में कुछ करना, इंटरेस्ट जिसमें है। परकशनिस्ट जो प्ले करता है, तबला, ड्रम एक्सेट्रा, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। शेयर मतलब ग्रेट, ओके, शेयर प्लेजर, इट हैज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, ऐसे। सॉट आफ्टर मतलब किससे मिलने की खुशी होती है ना, सॉट आफ्टर, ठीक है। वन थिंग हुम पीपल लाइक एंड वॉन्ट दे वेरी, बहुत चीज़ चाहिए हमें उसे। इंट्रीगिंग, बड़ी मज़ेदार, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, मतलब जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। जैसे ये बच्चा इंट्रीगिंग नेचर का था, समझ रहे हो आप, ये जानना चाहता था, सीखना चाहता था, जो कि हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब भी थे। फ्लॉलेसली मतलब बिना गलती के, विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट, ओके।
टिंगल्स का क्या मतलब है? मैंने कहा गुदगुदी करना काइंड ऑफ फ्रिकिंग होती है। वर्कaholic हम सभी जानते हैं, मैं भी एक बहुत बड़ी वर्कaholic हूँ। ओके, सो जो बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। कमिंग टू जेनरिक नेम, एक नाम जो नॉर्मली एक क्लास को दिया जाता है, ठीक है। रिवाइव, टू गेट बैक टू लाइफ। ऑस्पिशियस, खास मौका। इंडिस्पेंसिबल, है ना, ये तो बहुत ईजी, आई डोंट थिंक किसी को मुश्किल लगा। समथिंग दैट इज एन अनइम्पॉर्टेंट, समथिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। इंसॉमल मतलब बहुत सारी चीज़ें। पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब बिस्मिल्लाह खान साहब के जो पापा की तरफ जो भी पूर्वज थे, पैटर्नल एंसेस्टर्स। पैटर्नल मतलब पापा, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, ठीक है। एकम्पनिंग मतलब साथ निभाना। हॉन्ट मतलब बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना। इम्प्रोवाइज वर्ड में ही समझ में आ गया। सोवेनियर्स, ठीक है, थिंग्स गिवन द मेमोरी ऑफ समथिंग। अफगानिस्तान से बुलाए थे ना कारपेट, वो यादगार के तौर पर, मेमोरी के तौर पर। चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर गाना। सेल्यूलॉइड मतलब वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, है ना, अपनी मूवीज का नाम याद रखना, गूंज उठी शहनाई और वो कन्नड़ा मूवी। वेंचर मतलब अलग अलग वेंचर्स जिसमें हम काम करते हैं। आर्टिफिशियलिटी, नकलीपना, दिखावा ज़्यादा। कोवेटेड मतलब मच डिजायर्ड, जिसकी बहुत इच्छा हो। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। ग्लिंटिंग मतलब शाइनिंग। एक्सीडिंगली मतलब बहुत ज़्यादा, लिमिट से पार। यर्निंग मतलब चाहत, आई यर्न टू मीट यू, मेरी डिज़ायर है तुमसे मिलने की, इच्छा, चाहत, ओके। एंड देन कम्स रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ रिलीजन। हमारे जो ये अली बख्श साहब थे, स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, ठीक है। इस सबसे ऊपर प्रोलॉन्ग मतलब लंबा तक खींचना, प्रोलॉन्ग करना, खींचते चले जाना, दैट लॉस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बिस्मिल्लाह खान साहब की जो छाप थी वो बहुत वक्त तक रही, प्रोलॉन्ग्ड रही, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेसन। साउंड ऑफ म्यूजिक के दोनों पार्ट्स हमने समझे, जाने, पूरी समरी डिटेल में मैंने आपको समझाई। दोनों ही लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनके कैरेक्टर स्केच मैंने आपको दिए। जो भी डिफिकल्ट वर्ड आप फील करोगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नोट्स आपको सभी को ऐप पर मिल ही जाएगी। और मेरे सारे प्यारे प्यारे स्प्रिंट वासियों, एग्जाम टाइम है नज़दीक, गलती से भी मिस्टेक नहीं है करनी, पूरा जी जान लगा दीजिए। और गलती से ये मत सोचना मैं तो देख लूंगा, इंग्लिश ही है, आसान है, हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में जो कमी है वो इंग्लिश तो पूरी करेगा, ओके। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गलती से भी हल्के में मत लेना बेटा, सारी चीज़ों को अच्छे से समझो, करो, पढ़ो और फिर एग्जामिनेशन में रॉक करके आना। तो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करना ना भूलिए। रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन ही नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जानी है, ठीक है। तो चलिए फिर रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जो चीज़ आती है पेपर में गलत नहीं करनी, और उसके लिए क्या करें, रिविजन करते हैं, सारा दिमाग में फिट हो जाएगा और फिर मजे आ जाएंगे। तो चलिए, आई होप यू डू इट वेल। मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।